स्टोर करने का काम होता है। मेन फंक्शनलिटी तो ये है। अब ये आते हैं कि सर ये हमारा सीपीयू है, मान लीजिए ये है अपना सीपीयू, ठीक है। यहाँ अपनी होगी कैश मेमोरी, ये हो गई अपनी प्राइमरी मेमोरी, और ये है अपनी सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू के अंदर होते हैं आपके कैश L1 और रजिस्टर्स, ये है कैश L2 और कैश L3, ये है अपना प्राइमरी मेमोरी। इसमें क्या है, रैम और रोम, और ये है अपना सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया। इसी में आ जाता है अपना पोर्टेबल, इसमें है पेन ड्राइव, डिस्क, ऑप्टिकल, ठीक है। ये सारा इसमें आ जाता है, ये भी सारा सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है। सेकेंडरी ऐसे मतलब सेकेंडरी मेमोरी, ये है पीएम प्राइमरी, ये है कैश मेमोरी, और ये है अपना सीपीयू के रजिस्टर्स। रजिस्टर्स है, और ये कैश L1 भी इसी का पार्ट है। इनके बीच में सिस्टम बसेस है, पूरा नहीं बना रहा हूँ, केवल एक शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये कम्युनिकेट कर रही है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कैशे L2 है, कुछ बुक्स में या कुछ जगह आपको सीपीयू का पार्ट दिखा रखी होती है, ये डिपेंड करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। 90% केसेस में जो कैशे L2 है वो सीपीयू के आउटसाइडर ऑफ सीपीयू होता है ना। कुछ जगह ये कैशे L2 भी इसी का पार्ट आपको दिखा रखा होता है, क्योंकि ये कौन से कोर में है, किस तरह का प्रोसेसर है, उस पर डिपेंड करता है ना। तो ऐसा नहीं कि L2 इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है, हमने इसको आउटसाइडर दिखाया कैशे L2। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें इतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ क्यों रही है। क्या हम एक मेमोरी यूज नहीं ले सकते हो कि बाकी सारी मेमोरी को हटा दें। भाई हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसमें सेकेंडरी मेमोरी भी ले रहे हैं, प्राइमरी भी ले रहे हैं, रैम भी ले रहे हैं, रोम भी ले रहे हैं, कैशे के 3 पार्ट ले लिए, रजिस्टर्स भी ले रहे हैं, सारी मेमोरीज हैं, बट इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक आप हार्ड डिस्क ले लीजिए, बाकी को खत्म कर दीजिए, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। या फिर आप प्राइमरी मेमोरी लीजिए, रैम रोम। हाँ, हाँ, फास्ट एक्शन हो गया। कई रीजन होते हैं इसके, केवल एक एक्सेस का नहीं है, एक्सेस तो है ही डेटा का। मेमोरी की जो स्पीड है वो तो मैटर कर ही रही है, लेकिन साथ में ये भी मैटर कर रहा है कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है। अब हम कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो बहुत महंगी आती है, ठीक है, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत कम है। प्राइमरी मेमोरी तो क्या होगी, रैम अगर हम देखें तो 4 GB होगी, 8 GB होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होती है ना, स्लॉट से ज़्यादा। ज़्यादा 16 GB हो जाएगी कोई एडवांस होगा तो, है ना। और वो किसकी कॉस्ट क्या होती है प्राइमरी मेमोरी की, आप भी समझ रहे हैं, 4,000 5,000 रुपए की आती है, 4-5 हज़ार रुपए में सेकेंडरी मेमोरी पूरी आ जाती है, 1 TB का आपका स्पेस दे देती है। तो हमें तो हर चीज मेमोरी की रिक्वायरमेंट है ना। आज इतना बड़ा डेटा आपके पास हो चुका है कि स्टोरेज करने के लिए एक बड़ी मेमोरी की आपको आवश्यकता होती है, ठीक है। और वो मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल भी होनी चाहिए। अब रैम में तो सारा डेटा खत्म हो जाता है ना, जैसे लाइट चल जाती है, कुछ पावर ऑफ हो गई, वो डेटा तो कोई परमानेंट डेटा तो है नहीं रैम के अंदर, वो तो एक्सेस करने के लिए काम में आता है आपके, ठीक है। तो हमें तो सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत भी पड़ेगी।
अब सेकेंडरी मेमोरी की पार्ट है, ये पोर्टेबल मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी में ही है। पेन ड्राइव वगैरह आप कहीं लेके जाना चाहते हैं किसी चीज को, ठीक है, पहले डीवीडी चला करते थे, सी ड्राइव चला करते थे, सारे इसमें पोर्टेबल मेमोरीज में कंसीडर है। वो सेकेंडरी मेमोरी बट पोर्टेबल में है, कि उसको आपने फ्लैश मेमोरी की तरह काम कर रही है, वो फ्लैश मेमोरी की तरह कहीं भी उसको ले जाइए और डेटा को आप एक्सेस कर लीजिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट है। कैशे इसलिए रिक्वायरमेंट है कि कैशे प्राइमरी मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होता है आपका, ठीक है। और रजिस्टर्स इसलिए कि सारी जो प्रोग्रामिंग वगैरह हो रही है वो थ्रू रजिस्टर्स की हो रही है। लेकिन जो भी जितना पास होता जाएगा आपके प्रोसेसर के, ये मान लीजिए उसकी स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन उसका स्टोरेज कम होता चला जाता है ना। अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि सीपीयू का डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो हार्ड डिस्क के साथ नहीं होता है, सेकेंडरी मेमोरी के साथ नहीं होता है। तो ये मान के चले, सीपीयू इज नॉट डायरेक्टली connected with secondary memory, ऐसे। क्यों नहीं होता है? मैंने आपको बताया भी था कि जो सीपीयू की स्पीड है बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। आजकल 3.5 गीगा हर्ट्ज तक के प्रोसेसर्स आपके पास आ रहे हैं, और हो सकता है और भी ज्यादा बड़े। और ये जो डिवाइस है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है। इसकी स्पीड तो बहुत कम होती है। ये तो डिस्क मेमोरीज हैं आपकी, आपने कभी देखा होगा जैसे उसमें, अब तो नहीं होता है, जैसे कभी भी आप सीडी या डीवीडी लगाते थे तो वो तो रोटेट करता था आपका मोटर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, है ना। तो वो तो रोटेशन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, उसकी स्पीड तो बहुत ही कम होगी। कोई डेटा को एक्सेस करना होगा, सीपीयू ने तुरंत डिमांड की, और डिमांड करने के बाद आपने उस डेटा को एक्सेस करने में 10 मिनट लगा दिए, तो सीपीयू तो आइडल हो गया ना, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो नहीं सकता, लेकिन उसका आइडल है, मतलब वो यूटिलाइजेशन उसका प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा हमारे रिसोर्सेज का, तो फिर मतलब क्या निकला उस चीज के अंदर, ठीक है। इसीलिए फिर नई नई मेमोरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरी आई थी, सेकेंडरी बाद में आई थी, ये भी ध्यान रखना है ना। सबसे पहले रैम का कॉन्सेप्ट आया था, ये कॉन्सेप्ट सेकेंडरी मेमोरी का तो बाद में आया है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर कैशे मेमोरी आई थी। अब ये जो आपके रजिस्टर्स हैं, कैशे L1 है, ये धीरे धीरे इन्हेंसमेंट करते रहे मेमोरी मैनेजमेंट में। अब हम वन बाय वन इन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे रजिस्टर्स का, कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। बना लिया डायग्राम सबने? रजिस्टर्स क्या है? ये भी एक मेमोरी एलिमेंट्स हैं। किसी भी प्रोसेसर के अंदर दो तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और एक होते हैं स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर्स। इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। प्राइमरी मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल क्या है, नॉन वॉलेटाइल क्या है, कैशे मेमोरी किस काम में ली जाती है, रजिस्टर्स क्या है, प्रोग्राम काउंटर्स क्या है, ऐसे तो एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स आपके दो तरीके के हैं। एक है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और दूसरा है आपका स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर्स। देखिए, जनरल पर्पस रजिस्टर्स वो होता है जो प्रोग्रामर्स के लिए ओपन होता है। रजिस्टर एक मेमोरी एलिमेंट है। मेमोरी एलिमेंट क्या है? किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी होती है वो हार्डली किलोबाइट्स में होती है, 1 KB हो गया, 2 KB हो, इससे ज्यादा नहीं होती है ना। अब जब भी जो प्रोसेसर्स आपके बनते हैं, चाहे वो 8085 हो, 8086 हो, 8088 हो, जैसे भी आपके प्रोसेसर बन रहे हैं, चाहे वो AMD हो या इंटेल हो, तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए जब भी जनरल पर्पस रजिस्टर देते हैं ना, जैसे कोई सीनियर इंस्ट्रक्टर में, तो वहां R1 R2 R3 नाम देके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आपके स्पेसिफिक प्रोसेसर नहीं पढ़ रहे, आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये उनके लिए है जब आप एक स्पेसिफिक प्रोसेसर की स्टडी कर रहे हैं, जैसे 8085 है, 8086 है, तो उनका नाम क्या है जनरल पर्पस का, तो हर जगह जनरल पर्पस के नाम अलग अलग है, ठीक है। आप 8085 में करेंगे तो लगभग ये मान लीजिए 6 या 8 कुछ इस तरह से जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। 8086 है तो उसमें भी हैं अपने 16 के आसपास हैं।
8088 है तो इस पे भी अपने हैं, तो इनके नाम भी, इसके नाम अलग है, इसके नाम अलग है, इसके नाम अलग है, तो कौन सा करोगे आप? ये तो तीन ही है, ऐसे तो 10 प्रोसेसर है, एएमडी की अलग सीरीज है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब सीपीयू बढ़ाते हैं ना, जैसे बाद में भी है, तो स्पेसिफिक नाम नहीं देते हैं उसका। रजिस्टर R1 मतलब R1 रजिस्टर है, R2 है, R3, एक जनरलाइज कर देते हैं उसको, स्पेसिफिक नाम देने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको कोई करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये कहीं आपके मेंशन नहीं होता है। लेकिन जो ये स्पेसिफिक पर्पज रजिस्टर है, वो होता है जो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए आपको अलॉट, आपको नहीं किए जाते हैं, मतलब उनका एक अपना पर्पज है। ठीक है, वो जो उनको बना के दिए गए, जो फंक्शनलिटी उनको दी है, वो केवल वही फंक्शनलिटी को करते हैं, वो कहलाते हैं स्पेसिफिक पर्पज रजिस्टर। ये ऑलमोस्ट हर प्रोसेसर में सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, एक दो का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी चाहे 8085 हो, चाहे कैसा भी आपका हो, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। कुछ जगह नाम वाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसको घबराने की जरूरत नहीं है, 90% जो स्पेसिफिक रजिस्टर्स हैं वो सेम ही होते हैं। इसलिए जब भी हम रजिस्टर्स की स्टडी करते हैं, तो स्पेसिफिक पर्पज रजिस्टर्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं स्पेसिफिक पर्पज रजिस्टर में? ठीक है, तो इसमें बेसिकली 4 रजिस्टर का हम स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी 1-2 रजिस्टर और होते हैं, वो प्रोसेसर वेरी कर रहे हैं, लेकिन 4 रजिस्टर्स ऐसे हैं जो हर प्रोसेसर में पाए जाते हैं। और जो माइक्रो ऑपरेशन जो आप पढ़ते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का काम होता है, फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन, तो फेचिंग में भी माइक्रो ऑपरेशन लग रहे हैं। माइक्रो ऑपरेशन क्या, रजिस्टर के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर, जैसे रजिस्टर्स काम कर रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो माइक्रो ऑपरेशन में कौन कौन से रजिस्टर लगते हैं, सारे स्पेसिफिक लगते हैं। अब ये कोई सा भी प्रोसेसर हो, ये चारों तो लगने ही लगने हैं आपको। तो जब भी हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, तो इन चारों रजिस्टर्स को हमेशा पढ़ते हैं। एक तो होता है पीसी, दूसरा है आपका MAR, तीसरा है आपका MBR, और चौथा है आपका IR। पीसी का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, MAR का है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, सिंपली एड्रेस रजिस्टर्स भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर्स। मेमोरी कई जगह हटा दी जाती है, MAR को ही एड्रेस रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, MBR है मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, या इसी को डेटा रजिस्टर भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं डेटा रजिस्टर्स। IR होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये चार रजिस्टर हर माइक्रो ऑपरेशन में रिक्वायरमेंट इनकी पड़ती है, इसलिए इनको हम लोग स्टडी करते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया क्या आपके? 8 से 9 से? 8 से। आपके एग्जाम सेंट्रलाइज एग्जाम है या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे एग्जाम? उन्होंने सीट दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है सीटें शायद एग्जाम्स में फॉर्म के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जाम है या क्या है? हाँ, शायद प्रेफरेंस करवाएंगे उसमें। हाँ, लगने के बाद आप कहाँ जाओ, इसीलिए दिए हैं कुछ। नहीं, 2014 में रीट का एग्जाम डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ था, अलग अलग कर दी थी, डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग फॉर्म आया था, और जहां आप अप्लाई करोगे वहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये 2014 में रीट के एग्जाम में हुआ था। मुझे डाउट है, क्या पता क्या किस हिसाब से निकाला है इन लोग। खैर, अभी 2000 वैकेंसी और आ रही है आप लोगों की संस्कृत शिक्षा के अंदर। फाइल आपकी भेज दी है, शायद हो जाएगी, अप्रैल मई में निकलेगी वो।
सेम सिलेबस है आपका। 1500 वैकेंसी है आईए की, वो अप्रैल में है, वो फाइनेंस में अभी प्रोसेसिंग चल रही है। 200 वैकेंसी के आसपास है प्रोग्रामर की, वो भी अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक, ज़्यादा ज़्यादा आप लास्ट वीक तक मान लीजिए अप्रैल में आपकी आ जाएगी। तो इस साल ये मान के चलें आप, लगभग 14 या 15 हज़ार वैकेंसी आईटी वालों के लिए राजस्थान के अंदर। और कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो केवीएस की स्कूली लेक्चर की वैकेंसी कंप्यूटर साइंस की 3 साल से वैकेंसीज नहीं है, शायद इसी साल जून जुलाई में निकलती है उनकी वैकेंसी, जुलाई के आसपास, उस टाइम पर वो निकाल सकते हैं। 200 वैकेंसी हैं स्कूली लेक्चर कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, सिलेबस यही होते हैं, थोड़ा सा डीप में होता है वहाँ पे, बाकी वही है आपका पैटर्न ना। बीटेक हो या फिर एमसी हो, एमएससी आईटी हो या बी लेवल का, ये है। बीसी अलाउड नहीं होता है वहाँ, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड पे निकालते हैं इसलिए। और अगर सेकंड ग्रेड पे निकाला न्यू शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो फिर बीसी अलाउ करना पड़ेगा वो सेकंड ग्रेड के। ये है। तो देखते हैं वो फर्स्ट पे तो है ही 200 वैकेंसी, सेकंड पे इस साल निकालता है नहीं निकालता है वो देखते हैं। अगर सेकंड पे निकली तो कम से कम 1000 या 1500 वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि 1200 तो स्कूल ही है उनके, एक स्कूल में एक बंदा तो लगाओगे ना आप एटलीस्ट, तो 1200 से 1500 वैकेंसी सेकंड ग्रेड निकल सकती है। और 4 साल से वहाँ वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए वो भी वेट कर रहे हैं, कोरोना वोरोना खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट, तो ऑब्वियसली होप है कि ये निकल जाएगी। बाकी देखते हैं, आइए इनको देखते हैं। कहने का मतलब पढ़ाई करते रहिए, कहीं ना कहीं ये यूटिलाइज होगी आप, बहुत दिनों बाद, 4 या 5 साल के बाद। ये मान के चले कि इतनी बड़ी वैकेंसी मैंने तो अपनी लाइफ में देखी नहीं है, 9-10 हज़ार वैकेंसी कहाँ कंप्यूटर वालों की निकलती है ना। वो तो प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छा स्कोप है, लेकिन गवर्नमेंट में तो वैकेंसी है ही नहीं। और इन्होंने भी गलती कर रही है, ग्रेड पे आपके कम कर दिया, 2800 पे पटक दिया उसको। आपने अगर टीचिंग पोस्ट मान रहे हो तो 2800 पे क्यों दिया, मिनिमम 3600 होना चाहिए था, ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जॉब होनी चाहिए थी। वहां भी गड़बड़ की है, अब इसके लिए लड़ना पड़ेगा, वो अलग आगे की बात है। अभी तो खैर जो भी आपके पास है उसके हिसाब से करें। अब आइए प्रोग्राम काउंटर, फर्स्ट क्या है पीसी, ये क्या होता है? देखो जो पीसी में क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर हॉल्ट होता है। मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप करवाने जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसका हॉल्ट रहेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से मतलब है जो करवाने जा रहे हैं। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे किया, तो व्हाट्सएप का कोई तो एड्रेस होगा ना आपका, तो उसकी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस किसमें होता है, पीसी के अंदर होता है। पीसी इसको आगे दे देता है, जो एड्रेस बसेस वगैरह होती हैं। तो पीसी क्या होल्ड करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा रजिस्टर्स इंस्ट्रक्शन को जो आप एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो पीसी क्या कर रहा है, स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। दूसरा है एमएआर, ये टेम्पररी रजिस्टर होता है। पीसी के बाद जो एड्रेस है, भाई जब होता क्या है कि सारा जो डेटा जाता है ना कंप्यूटर के बीच में, वो वोल्टेज की फॉर्म में जा रहा है आपका, है ना, तो वो कहीं तो स्टोर होगा ना बीच में। वोल्टेज क्या करती है कि वोल्टेज को स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई रजिस्टर्स होने चाहिए बेसिकली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंटरप्शन आ जाता है बीच में, तो हम डायरेक्टली मेमोरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए एक टेम्पररी रजिस्टर बनाया गया है पीसी के बाद। तो उसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या सिंपली बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर। तो ये क्या करता है, जो जो एड्रेस ये भेज रहा है मेमोरी को, उसको होल्ड करके रखता है। मान लीजिए नंबर नहीं आ रहा, लेट आ रहा है, या सीपीयू किसी काम से बिजी हो गया, तो वो होल्ड करके रखेगा उस एड्रेस को। तो काम वही कर रहा है, लेकिन ये टेम्पररी रजिस्टर्स हो जाता है, इसलिए बनाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर। तो ये किसको कर रहा है, एड्रेस को ही कंटेन कर रहा है आपका, एड्रेस कंटेनिंग, जो पीसी दे रहा है, पीसी जो एड्रेस दे रहा है उसको कंटेन कर रहा है। तीसरा है मेमोरी बफर रजिस्टर, इसी को बोलते हैं डेटा रजिस्टर। अब जो मेमोरी से डेटा आ रहा है, आप मेमोरी में पहुंच गए, ठीक है, अब मेमोरी में पहुंचने के बाद आपने इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस है या डेटा है, दोनों है, उसको लेकर आ रहे हैं। तो लाते वक्त भी आपके पास एक टेम्पररी रजिस्टर होना चाहिए जो उसको होल्ड कर ले अगर आवश्यकता है तो वहां काम में आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर मतलब अगर मान लीजिए लेकर कहाँ होगे, सीपीयू के पास आओगे ना, सीपीयू किसी और काम में बिजी है, सब कुछ है, तो एक बफर के रूप में कि जब तक है आप उसको होल्ड करके रखें, टेम्पररी होल्ड करके उसको रख ले। तो ये दोनों टेम्पररी रजिस्टर्स में यूज लिए जाते हैं।
तो ये क्या कर रहा है, डेटा को या प्रोग्राम को जो मेमोरी से आ रहे हैं उसको होल्ड करके रखता है, होल्डिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन। और चौथा है आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या कर रहा है कि भाई एमबीआर में डेटा आ चुका है, इंस्ट्रक्शन आ गई है, तो इंस्ट्रक्शन फिर फाइनली किस में पहुंचती है, आईआर रजिस्टर में पहुंचती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहाँ है, अपना सीपीयू के पास है। फिर सीपीयू इसकी डिकोडिंग चालू करता है, मतलब फेचिंग ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये काम कैसे कर रहा है देखो, ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग द इंस्ट्रक्शन coming from memory, coming from memory, IR, instruction registers। देखो, अब देखिए आप ये वर्क किस तरह से करता है और माइक्रो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। मतलब मुझे माइक्रो ऑपरेशन नहीं पढ़ाना है अभी आपको, केवल बता रहा हूं कि ये रजिस्टर कैसे यूज में आ रहे हैं समझने के लिए। सबसे पहले आपने कोई भी चीज क्लिक की, जैसे व्हाट्सअप है आपके मोबाइल में, कोई भी एप्लीकेशन है, आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है, रन करवाना है, आपने उस पर क्लिक किया। अब इसके पीछे रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर। ये तो केवल आइकॉन है, ठीक है। और ये जो आपका रखा हुआ कहीं मेमोरी में रखा हुआ है, आपको नहीं पता इसकी लोकेशन क्या है, क्या आप तो केवल क्लिक कर देते हैं कि भाई हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है, आप ऐसे ही यूजर कर देते हैं। तो इसके जस्ट पीछे प्रोग्राम काउंटर होता है, आपका रजिस्टर है, जो उसके एड्रेस को कंटेन करके रखता है कि इसका एड्रेस कहाँ है, ये मेमोरी के अंदर कहाँ लोकेटेड है। तो पीसी ने क्या किया, सबसे पहले जब आगे आप कमांड देते हो तो बैकग्राउंड में काम हो रहा है सारा, आपको तो नहीं पता है ना। ये बैकग्राउंड में रजिस्टर के बीच में डेटा का ट्रांसफर ही तो आपका क्या कहला रहा है, माइक्रो ऑपरेशंस करा रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं आपकी। अब पीसी क्या करता है, पीसी ने ये एड्रेस अब मेमोरी को देना है, ठीक है। तो पीसी क्या करता है, अब रजिस्टर्स के बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं हम। अब हम एड्रेस बसेस होगा तो ऑब्वियसली एड्रेस बस होगी, लेकिन हम उसका भी यूज नहीं ले रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये चारों किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से फेच करके लेके आ रहे हैं। पीसी इसको क्या दे देगा, एमएआर को दे देगा, टेम्परेरी रजिस्टर को, कि अगर आवश्यकता पड़ी तो टेम्परेरी रजिस्टर्स को होल्ड करके रख लेगा, नहीं है तो वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा। एमएआर क्या करेगा सर, एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी में पहुंच गया कि सर मेमोरी में आप पहुंच चुके हैं, मेमोरी में इंस्ट्रक्शन या डेटा जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपने ले लिया है, 110 111 111 111 001 111 ठीक है। आपने इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, इंस्ट्रक्शन 3 4 5 6 और 7, तो आपने क्या किया, एमएआर से इस इंस्ट्रक्शन को फेच करके लेकर आ गए। अब फेच करके लेके आओगे मेमोरी से तो कहां जाएगा, एमबीआर में। तो ये हाँ एमबीआर होता है सर, या इसको डेटा रजिस्टर से ही बोलते हैं, ठीक है। फिर एमबीआर इसको कहां भेजेगा, आईआर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में अब सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, मतलब फेचिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये कहता हूँ फेचिंग ऑपरेशन में कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशन लग रहे हैं। तो पहला माइक्रो ऑपरेशन क्या लगता है, पीसी एमएआर, पीसी टू एमएआर, ये फर्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है। सेकंड क्या है, एमएआर टू मेमोरी, ठीक है। थर्ड क्या है, मेमोरी टू एमबीआर। और फोर्थ क्या है, एमबीआर टू आईआर। साइड बाय साइड पीसी पीसी प्लस वन हो जाता है। तो यहां इसके लिए अलग नहीं लगता है, साइड बाय साइड हो रहा है तो अलग से माइक्रो ऑपरेशन नहीं लगेगा। पीसी क्या होता है, पीसी प्लस वन, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑपरेशन लग रहे हैं ये फेचिंग के लिए लग रहे हैं सर, फेचिंग ऑपरेशन के लिए। हालांकि माइक्रो ऑपरेशन पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, केवल समझा रहे हैं कि ये चारों काम कैसे कर रहे हैं इसके अंदर। अब चाहे कैसा भी प्रोसेसर हो, ये चारों रजिस्टर तो काम आते ही आते हैं वहां पर।
इसी तरीके से फिर जब हम एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, हालांकि डिटेल में बाद में करेंगे, अपने को केवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, अपने माइक्रो ऑपरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब एग्जीक्यूशन होगा, तो एग्जीक्यूशन में कहाँ होगा? एग्जीक्यूशन एएलयू के अंदर होगा। फिर उसके पहले एड्रेसिंग मोड पढ़े जाते हैं कि एड्रेसिंग किस तरह की इंस्ट्रक्शन आपके पास आई है, कि उसमें ऑपरेंड गिवन है या नहीं, इम्प्लाइड टाइप का ऑपरेंड है या फिर इमीडिएट ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड के उसके तरीके हैं, मतलब एड्रेसिंग मोड के। उसके हिसाब से फिर एग्जीक्यूशन होगा। फिर एग्जीक्यूशन में देखा जाएगा कि एग्जीक्यूशन में कौन सा माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। फिर एडिशन टाइप की है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, किस तरह की अपने पास इंस्ट्रक्शंस है। तो फिर वो माइक्रो ऑपरेशन भी उसी हिसाब से परफॉर्म होते रहते हैं। ठीक है। तो अपने लिए अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि ये चार तरह के जो है, तो ये माइक्रो ऑपरेशन में रजिस्टर काम में आते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑपरेशन में कोई रजिस्टर काम नहीं आता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं चारों रजिस्टर में से पूछे जाते हैं। 90% चांसेस हैं कि रजिस्टर पर इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है। तो ये कौन सी मेमोरी होती है? आपकी सीपीयू के अंदर होती है। सेकंड ये है कि इसकी स्टोरेज सबसे कम होता है ना, और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, जो रजिस्टर्स होता है फास्टेस्ट। ठीक है। स्टोर क्या होता है? स्टोरेज क्या है इसका? लोएस्ट। लोएस्ट इसको, हालांकि कंपैरिजन चार्ट बना देंगे अपन एक बार, रुको। ठीक है। फिर मेमोरी आती है अपने पास, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या थी कि बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी। कैश बेसिकली हमने कैश को तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया, कैश L1, कैश L2 और कैश L3। इसी को बोला जाता है, कैश मेमोरी को ही एस रैम, स्टेटिक रैम। ठीक है। और जो अपना रैम होता है उसको बोला जाता है डी रैम, डायनेमिक रैम। कैश मेमोरी, कैशे मेमोरी। ठीक है। कैश मेमोरी आपकी तीन तरीके की हो जाती है, कैश L1, कैश L2 और तीसरा है कैश L3। इंक खत्म हो गई क्या इसकी? दूसरा मार्कर है क्या अपने पास, या इंक खत्म हो गया? क्या? इंक तो डालनी पड़ेगी ना यार। कुछ नहीं रहा है। चलो खैर, इसको देखते हैं जब तक। ठीक है। अब जो कैशे L1 होता है, ये प्रोसेसर के इनसाइड द प्रोसेसर होता है। ये तो क्या हो गया? इनसाइड द प्रोसेसर। ठीक है। कैशे L2 है, वो इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। ये प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी कर रहा है। इन जनरल आउटसाइड द प्रोसेसर होता है। ठीक है। और ये भी आपका आउटसाइड द प्रोसेसर है। कैशे L1 जो होती है वो स्प्लिट टाइप की कैश होती है, स्प्लिट कैश होती है। ये जो होती है आपकी, वो स्प्लिट कैश होती है। इसका क्या मतलब होता है कि डेटा के लिए अलग कैश मेमोरी होगी और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग कैश मेमोरी होगी, उसको बोलते हैं स्प्लिट कैश। और जब डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए एक ही मेमोरी होती है तो उसको बोलते हैं यूनिफाइड कैश। ठीक है। तो स्प्लिट कैश में क्या होगा? डेटा की जो मेमोरी है वो अलग है। ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन है, मतलब प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, उसकी जो मेमोरी है वो अलग है। तो इसको स्प्लिट कैश बोला जाता है।
तो जो L1 है आपकी कैशे L1 वो स्प्लिट कैश होती है, और जो L2 है और L3 है ये यूनिफाइड कैश होती है। ये क्या होती है आपकी? यूनिफाइड कैश। यूनिफाइड कैश का मतलब है मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए सेम मेमोरी ये यूज लेते हैं, ये होती है यूनिफाइड। मतलब कैशे का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि वहां एक ही जगह होगा, वहां अलग अलग जगह हो जाएगा। ये है आउटसाइडर L2, ये भी आपकी यूनिफाइड कैश होती है, यूनिफाइड कैश। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जब डेटा का एक्सेस होता है ना, कि ये जो काम तो है अलग अलग, लेकिन दोनों की साइज में डिफरेंस आता है हमेशा। एक तो ये डिफरेंस है क्योंकि L1 जो होती है वो तो आपकी प्रोसेसर के अंदर ही हो जाती है आपकी, L2 है वो प्रोसेसर के अंदर भी हो सकती है, प्रोसेसर के बाहर भी हो सकती है, और L3 है तो वो L3 हमने प्रोसेसर के बाहर है। अब जो L2 है इसकी साइज काफी कम हो रही है, मतलब L3 से साइज में डिफरेंसेस आ रहा है, तो सारा डेटा तो होल्ड करके नहीं रख सकता है। और जो इसकी स्पीड बनाई है, क्योंकि इनमें स्पीड में वेरिएशन है, कैश L1 है ना, इसकी स्पीड L2 से ज्यादा है, और L2 की जो स्पीड है वो L3 से ज्यादा है। और साइज क्या है आपकी, L2 में वेरिएशन भी कर रही है, लेकिन आप तो स्पीड का फैक्टर को लेके चले यहाँ पर। L1 की जो स्पीड है वो L2 से ज्यादा है, L2 की स्पीड है वो L3 से ज्यादा है, तो जितनी फास्ट मेमोरी हो रही है वो सीपीयू के पास रखी जा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम सीपीयू से जो एक्सेस कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हमारा और भी एफिशिएंट हो, इसलिए L2 को लेकर आ गए हैं वो। अभी होता क्या है, जब आप डेटा को कोई भी एक्सेस करते हैं तो ये नहीं डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के पास पहुंचते हैं। सीपीयू सबसे पहले देखता है कि रजिस्टर में हमें डेटा मिल जाता है तो वो वहीं से ले लेता है, तो उसका टाइम बच गया ना आराम से, वहीं से उठा लेता है। लेकिन छोटा डेटा, ये भाई रजिस्टर की कैपेसिटी क्या है, 1 KB, तो सारा डेटा थोड़ी रखोगे आप, पूरी मूवी थोड़ी आ सकती है उसके अंदर। ठीक है, फिर वो क्या जाता है L1 की तरफ जाता है, कैशे L1 में, कि वहां नहीं मिलेगा तो कैशे L1 में मिलेगा, कैशे L1 में नहीं मिलता तो फिर कैशे L2 में जाता है। जनरली क्या होता है, हम केवल कैशे पढ़ते हैं अगर हम जैसे बात कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ समझाने के लिए कि कैशे भी 3 तरह की आपकी होती है। फिर कैशे L2 में जाएगा, वहां डेटा को सर्च करेगा, वहां नहीं मिलेगा तो फिर कैशे L3 में जाएगा, कैशे L3 में नहीं मिलेगा तो फिर वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, रैम के अंदर, और रैम में नहीं मिलता तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड करता है, रैम से कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से फिर वो प्रोसेसर के पास पहुंचती है। ये पूरा प्रोसीजर किया जाता है ना, तो ये है उसमें। रजिस्टर्स का इसलिए यूज लिया जाता है कि वो प्रोग्रामर के लिए है, तो वो तो सारा काम उसके लिए है। कैश इसलिए लिया जाता है कि वो फास्टेस्ट मेमोरी है। अब फास्टेस्ट मेमोरी है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी ऑब्वियसली है, तो इन्होंने क्या किया कि कैश को भी 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। स्प्लिट कैश इसलिए लिया जाता है कि उसमें डेटा और दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी हो जाती है, तो वो स्प्लिट हो जाता है। ये दोनों यूनिफाइड कैश हो जाते हैं आपके। अब इनको इसलिए लिया जाता है, आप ये भी कह सकते हो कि सर एक ही मेमोरी ले लीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी साइज बढ़ा दीजिए। बट इसमें इन्होंने ये सोचा कि भाई बहुत से जो पुराने प्रोसेसर थे उसमें जो कैश L2 था वो प्रोसेसर के इनसाइड प्रोसेसर था आपका। जब इनसाइड प्रोसेसर कोई चीज होगी तो उसको लेना फास्ट होगा या आउटसाइडर को से लेना फास्ट होगा, इनसाइडर से लेना फास्ट होगा। तो इसलिए उन्होंने ये कैशे L2 का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। फिर बाद के जो प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर इसको आउटसाइडर में शो अप कर दिया गया था। इसकी जो साइज है वो L2 से कम होती है बट स्पीड ज्यादा है। तो अब स्पीड का तो देखो अब इंटरनल टेक्नोलॉजीज हैं उनकी, कुछ ना कुछ होता होगा इसके अंदर। ठीक है, अब रजिस्टर्स है, एक तो साइज भी अब रजिस्टर्स के अंदर भी है। वो रजिस्टर जो होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के होते हैं सारे। ठीक है, कैशे जो होती है वो आपकी एस रैम होती है, स्टेटिक रैम्स होती है, इसमें भी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं आपके। और जो डी रैम होती है ये आपके कैपेसिटर बेस्ड होती है। कैपेसिटर जो होते हैं ना अपने, कैपेसिटर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, तो कैपेसिटर होने से जो स्पीड है उसमें वेरिएशन में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन केवल हमें स्पीड तो मैटर नहीं कर रही है, हमें तो साइज भी मैटर करनी है। तो सबका बैलेंस लेके चल रहे हैं, मैं तभी तो कह रहा हूँ एक मेमोरी से अपना काम नहीं चल सकता प्रोसेसर के अंदर। हमें 4-5 मेमोरीज हैं, तो जहां साइज देखनी है वहां साइज लेनी पड़ेगी, जहां हमें स्पीड देखनी है वहां स्पीड लेनी पड़ेगी। इसलिए 4-5, तभी तो उसको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यह है कि कितनी सारी मेमोरी को हम कैसे व्यवस्थित करें कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सके कम से कम कॉस्ट के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक डिजायर गोल होता है। ऐसा नहीं है कि कैशे एल हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हो तो हो कि कैशे L1 L2 और L3 ये सारे इनसाइड प्रोसेसर आ जाए फ्यूचर के अंदर।
हो सकता है वो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दें कि भाई ये इनसाइड प्रोसेसर भी आ जाए, इसकी साइज भी कम कर दें, इसकी स्पीड को डबल या ट्रिपल कर दें। आपने देखा होगा कि आजकल हार्ड डिस्क आ रही है, वो एसएसडी वाली हार्ड डिस्क आ रही है, इसमें है तो वही हार्ड डिस्क, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा हो गई है आज की सारी। ठीक है, तो ऐसी चीजें बढ़ती रहती है, बिगड़ती रहती हैं, तो आती रहती नई नई चीजें। पहले था L2, वो हमेशा उसी में आता था इनसाइड प्रोसेसर। अब जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें आउटसाइड द प्रोसेसर आ रहा है ना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि किसके अंदर स्पीड का वेरिएशन अच्छा हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट कम हो रही है अपनी, और जो एफिशिएंसी है रिसोर्सेज की, वो रिसोर्सेज की एफिशिएंसी बढ़ रही है। ये हमारा पूरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है। ठीक है, रिसर्च तो चलती रहती है ना होल लाइफ, रिसर्च रुकती थोड़ी है। आज की तारीख में तो आपके पास हार्ड डिस्क आ गया 1 TB का, 2 TB का। हमारे टाइम तो फ्लॉपी ड्राइव चला करती थी, फ्लॉपी डिस्क होती थी। आजकल तो कहो 1.44 KB का, कुछ MB का होता था, एक फोटो आता था उसमें स्टोरेज का। अगर आज के लोग देखें तो वो लोग हंसेंगे, वो क्या था, ये कोई चीज़ थी क्या। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस चलता रहता है। आज ये है, हो सकता है इसके बाद और भी चीज़ें आए। आजकल तो वो मेमोरी कार्ड ही आने लग गए हैं 64 GB के, कुछ इस तरीके के, है ना। तो बताइए कितना डेवलपमेंट आ गया। हाँ। सबसे पहले जो टीवी चला करती थी, टीवी से पहले आते थे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर जानते हो, रेडियो टाइप के। एक बैंड पकड़ता था गवर्नमेंट का 1972 के अंदर, और उसको भी साइकिल पे लेकर और तेज आवाज में बजाते हुए जाते थे। रॉयल आदमी माना जाता था उसको। ठीक है, क्योंकि था ही नहीं ना उस वक्त। फिर धीरे टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ। फिर आपकी जो टीवी वगैरह आई थी, जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज हैं, 80s से 85 के आसपास जो भी था। हाँ, तो उसमें भी आपका गवर्नमेंट का एक नेशनल टीवी आया करता था, टेक्सचर चैनल। फिर आपका मेट्रो स्टार्ट हुआ, फिर कलर स्टार्ट हुए, फिर आपके ये डिश वगैरह इसका चालू हुए सारा कुछ। आज तो चैनलों की बरबार है, 1000 चैनल या 2000 चैनल्स हैं। ठीक है। इसी तरह से मोबाइल कम्युनिकेशन का आप देखो। पहले आप लैंडलाइन चलते थे अपने। ठीक है, उसके बाद एक पेजर का सिस्टम आया था, पेजर जो मैसेज भेजता था, इतना बड़ा पेजर लगा के घूमा करते थे लोग, केवल मैसेज का ट्रांसफर होता था। फिर मोटरोला ने अपना मोबाइल निकाला था, इतना बड़ा मोबाइल था वो। हाँ, फिर तो मतलब उसे सर भी फोड़ दो तो वो लड़ाई में काम में आता था, वो कितना भी फेंक लो उसको, कितना भी टूटता भी नहीं था फिर आपका। फिर आए थे टैक्स बेस्ड मोबाइल, आए थे छोटे छोटे वाले मोबाइल। 2010 तक तो टैक्स बेस्ड मोबाइल चले हैं आपके। फिर आपका ये जो स्मार्टफोन है 2010 के बाद चालू हुए, बट इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, 2013-14 के बाद हुए जब जियो ने आपका फ्री डेटा देना चालू किया था। उसके बाद अब टैक्स बेस्ड मोबाइल तो देखने को नहीं मिलते हैं हमको। और हो सकता है आने वाले में 5G 6G कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आए, तो ये भी चीज़ अपने आप में एक एब्सोल्यूट हो जाएंगी। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है जो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। अगर हम मेमोरी डिजाइन की तरफ जाएंगे, अब इसमें क्या चीज़ है जो इनको फास्टर बना रही है, हम एक जनरल भाषा में बोल देते हैं कि डी रैम है, वो कैपेसिटर बेस्ड है। और जो एस रैम है, वो आपकी फ्लिप फ्लॉप्स बेस्ड है, रजिस्टर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप है। तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है, उसकी प्रोसेसिंग है। ये तो एक जनरल है। अब इसको डीप में समझना है कि सर फिर सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है क्या नहीं है, तो फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मूव कर जाते हैं, जो हमारा कोई अभी सेंस नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि केवल अपने को यहाँ तक ही देखना है ना, उसका आर्किटेक्चर नहीं देखना कि वो रैम बनी कैसे है, किस तरह का। वो ये मालूम होना चाहिए कि डी रैम किस क्या होता है, उसमें कैपेसिटर्स होते हैं। और एस रैम जो कैशे मेमोरीज होते हैं, ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स जो मेमोरीज होती हैं, वो ज़्यादा फास्ट होती है। इसी तरह से ये जितनी मेमोरी कंसीडर की जाती है, कैश रैम, ये हमेशा चिप मेमोरीज में कंसीडर की जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज के अंदर। और जो अपनी हार्ड डिस्क वगैरह होती है, ये डिस्क मेमोरीज में कंसीडर होती है। तो जो चिप मेमोरीज होती हैं, वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डिस्क मेमोरीज के अंदर। ठीक है। अब वो सेमीकंडक्टर की तरफ नहीं जाना है अपने को, सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, हाफ सेमीकंडक्टर है क्या है, वो तो फिर अलग चीज हो जाए, फिजिक्स पढ़ना चालू कर दोगे आप, सब कुछ है ना। केवल अपने को एक कॉन्सेप्चुअली चीजों पे जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को ही हम एस रैम भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, एस रैम। एस रैम से मतलब क्या होता है, स्टेटिक रैम। ये बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कैश मेमोरी का। सबसे पहले जो मेमोरी आई थी, वो आई थी प्राइमरी मेमोरी, रैम पर ही काम हो रहा था आपका। फिर आई थी सेकेंडरी, फिर बाद में आई है कैश मेमोरी। तो बिल्कुल शायद 20-25 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है, उससे पहले कैश मेमोरी का ही नहीं था। इसके बाद आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की आपकी होती है, रैम और रोम। अब एक क्वेश्चन आया था पिछली बार की फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, उसमें रजिस्टर नहीं दे रखा था। रजिस्टर नहीं दे रखा तो फिर कैश मेमोरी को मानना पड़ेगा, है ना। वो तो देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या है। रजिस्टर ज्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू कैश मेमोरी, बट अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो फिर कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज होती है? रैम और रोम। रैम का क्या मतलब है? रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका क्या? रीड ओनली में रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है रीड ओनली मेमोरी। रैम को क्या बोला जाता है? डी रैम। इसको क्या बोला जाता है? डी रैम। डी फॉर डायनेमिक रैम। ठीक है। क्या होती हैं? कैपेसिटर बेस्ड होती है। दिखाई दे रहा है कि बच्चों? देख, मैं बोल देता हूँ, ये डी रैम है, डायनेमिक रैम है, ये कैपेसिटर बेस्ड होती है। ठीक है। रैम जो होती है वो वॉलेटाइल है, रोम है वो क्या है आपका? नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम होगा, बार बार पढ़ते ही है, जब भी आप फर्स्ट में लेते हैं तो यही एक चीजें पढ़ाते हैं आपको। तो ये क्या हो गया? वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये क्या है आपकी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब ये जो रोम है वो किस लिए काम में आती है भाई? इसका यूज क्या है आपका? आपने लिख दिया नॉन वॉलेटाइल है, तो फिर का यूज क्या है भाई? आपने कोई भी प्रोग्राम बना के दे दिया, जैसे मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर्स का दिया था कल। माइक्रो कंट्रोलर में एक बार प्रोग्राम सेट हो गया, कितनी भी लाइट चली जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो प्रोग्राम तो वहां स्टोर होगा ही होगा। तो जो भी मेमोरी बनाई जाती है, मैं कह रहा हूँ उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ना कुछ उसका यूटिलाइजेशन है उस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए रखा हुआ है। अगर होगा ही नहीं तो फिर रखने से मतलब क्या है? तो रॉम जो होता है वो बेसिकली बायोस प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है ना। जो बायोस होता है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी प्रोग्राम है। अब एक बार उन्होंने इस प्रोग्राम को सेट करके मेमोरी में छोड़ दिया, अब इसका और कोई यूज नहीं है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता है। जब भी आप डेटा की प्रोसेसिंग या प्रोग्राम की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो सारा काम रैम पर होता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी में 99% जो यूज आ रही है प्रोसेसिंग में, वो रैम आती है। इसका तो कोई यूज ही नहीं है। इसका केवल इतना सा यूज है कि बायोस प्रोग्राम आपने स्टोर करा के दे दिया। बायोस प्रोग्राम क्या करता है? बूटिंग है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने का काम करता है। कि सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, विंडोज 2000, 97, 90, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है, तो बायोस प्रोग्राम के जरिए ये रैम के अंदर लोड होके आता है। तो इसकी आवश्यकता तो है, अगर बायोस प्रोग्राम ही नहीं होगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं हो सकता वहां पर। लेकिन अब ये है कि हम इसको रोम में और तो कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं, ना इस पर कोई काम कर रहे हैं। एक बार हमने उस प्रोग्राम को, जब बनी थी ये वाली आपकी, जब भी बनाते हो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उस प्रोग्राम को इसमें सेट कर दिया जाता है, बस खत्म हो गया मैटर, है ना। तो ये है आपका रैम और ये है आपका रोम। ये कौन सी? कैपेसिटर बेस है, वॉलेटाइल है। अब रैम का यूज इसलिए लिए जा रहे हैं कि जब भी आप, मैंने कहा था कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, हार्ड डिस्क होती है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है सीपीयू के साथ। कहने का मतलब ये है कि अगर डेटा इसमें मिल जाता तब तो ठीक है, अगर डेटा या प्रोग्राम नहीं मिलता तो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लेता है और रैम में लोड करता है। मतलब जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या डेटा एग्जीक्यूट होगा, उसको रैम में आना ही होगा। बिना रैम में आए प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो 99% जो यूज में आ रही है वो तो रैम आ रही है, रोम का तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं, केवल इतना सा है, बायस प्रोग्राम है। अब ये नहीं होगा तो फिर तो कंप्यूटर ही नहीं चल सकता, उसका भी अपना यूटिलाइजेशन है। सिस्टम ही नहीं चलेगा तो काम क्या करोगे? जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा तो कौन सी प्रोसेसिंग करवाओगे भैया? तो उसका तो अपना यूटिलाइजेशन इतना ही है, कहने का मतलब ये है आपका। ठीक है। अब रैम जो है उसकी साइज कैशे मेमोरी से ज्यादा होती है ना, और स्पीड कम होती है कैशे मेमोरी। हालांकि कंपैरिजन अपन चार्ट बना देंगे किसका, है ना। तो ये चीजें हैं आपकी, कि कंपैरिजन भी आ जाता है कि कैशे मेमोरी फास्ट है कि रैम है फास्ट है, कौन है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, किसका एक्सेस टाइम कम है, किसका एक्सेस टाइम ज्यादा है। एक्सेस टाइम से मतलब फास्ट से माना जा रहा है, स्पीड से माना जा रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और लास्ट में आपके आती है सेकेंडरी मेमोरी। हम्म। फ्लिप फ्लॉप आपके आएगा, दो चीजें हैं, एक तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, जो आपका सीनियर इंस्ट्रक्टर में पूरा सिलेबस है फ्लिप फ्लॉप्स का। हाँ,
हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें सिक्वेंशियल सर्किट में आता है, रजिस्टर्स वगैरह है उसके आर्किटेक्चर में आता है ये, कि ये जो फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर है वो बनते कैसे हैं। तो फिर उसमें फ्लिप फ्लॉप्स होता है, फिर फ्लिप फ्लॉप में कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया जाता है, वो सिक्वेंशियल सर्किट का पार्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, आपका सीओए का पार्ट नहीं है। सीओए में उसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं केवल, आर्किटेक्चर नहीं पढ़ते, आर्किटेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाता है। और बेसिक में आपका सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए आपको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सेकेंडरी मेमोरी, बस ये मालूम होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप से कौन कौन सी मेमोरीज बन रही हैं आपकी, है ना। बाकी डिटेल नहीं जाना है, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर डिटेल चले गए आप तो पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा फिर आपको, 25 डेज का 30 डेज का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर आप सीनियर सेक्टर में हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ तो सिलेबस में मेंशन है। बाकी सीईओ में तो कोई है ही मतलब ही नहीं। हाँ, सीओए जो है वो टिका हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सर्किट डिजाइन तो वहीं से हो रहे हैं ना आपके, चाहे वो कॉम्बिनेशन सर्किट हो, चाहे सिक्वेंशियल हो। अभी आपके एडर सर्किट है जितने भी हैं सब कॉम्बिनेशन सर्किट हैं आपके, फुल एडर है, हाफ एडर है, हाफ सबट्रैक्टर है, फुल सबट्रैक्टर है। और अगर आप फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं, रजिस्टर है, ये सब सिक्वेंशियल सर्किट में है। इनको समझने से पहले आपको के मैप समझना पड़ता है कि सर्किट बन कैसे रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं आपके, बूलियन अलजेब्रा क्या है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा से आप फिर इसको डेवलप करते हैं सर्किट को, कि सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, फिर हर सर्किट की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उस पर भी क्वेश्चंस हैं, तो पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है वो जाके, है ना। तो सीनियर इंस्ट्रक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से पढ़ना है आपको, वहाँ पूरा फिर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सीयूए में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। फंस मत जाना इसके अंदर, उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में है और जितना काम का है ना। किसी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप आर्किटेक्चर में चले जाओ, आर्किटेक्चर चले जाओ, फिर आर्किटेक्चर्स में भी बहुत सी चीजें हैं। फिर वहां भी आप अगर जाते हो तो वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन, फिर आप एनालॉग सर्किट की तरफ चले जाइए तो डिजिटल सर्किट पे काम कर रहा है। फिर एनालॉग सर्किट में जाइए, फिर एनालॉग सर्किट से फिर अलग चीजें क्रिएट हो जाती है। फिर एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सर्किट क्या होता है, फिर डिजिटल सर्किट एनालॉग सर्किट में क्या डिफरेंसेस है, फिर उसकी अलग टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है एनालॉग सर्किट में। तो कितना डिटेल में है कोई मतलब थोड़ी उस चीज की, सेंस ही नहीं, है ना। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है आपका, हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, इसकी साइज क्या है, 1 टेराबाइट। आजकल तो और भी ज्यादा आने लगी है ना, मिनिमम हम एवरेज मान के चलते हैं। इसी का नेक्स्ट वर्जन है पोर्टेबल, पोर्टेबल मेमोरीज। वो भी आपका सेकेंडरी मेमोरी में ही कंसीडर किया जाता है, जो पोर्टेबल है, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया अपना, डीवीडी हो गया, सीडी ड्राइव हो गया अपना, फ्लैश मेमोरी जो होती है ना अपने, हाँ मेमोरी कार्ड्स वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं आपके, पोर्टेबल मेमोरीज में आ जाते हैं, ये आपकी सेकेंडरी में। और इनकी स्पीड सबसे कम होती है, इनको इसलिए यूज में लिया जाता है क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है और सस्ती होती है। अब ये 1 TB क्या कॉस्ट होगी आपकी, हाँ 3-4 हजार में। अब 3-4 हजार में रैम मिलेगी 2 GB की, ठीक है, और यहाँ है TB की। और कैशे मेमोरी में तो और भी बुरा हाल है, वहां तो मेगाबाइट में ही होते हैं सारा काम, ठीक है। और जो रजिस्टर है वो किलोबाइट के अंदर ही है आपके। तो बिल्कुल ये बहुत डिफरेंसेस आते हैं साइज के अंदर। लेकिन सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, वही बड़ा प्रोग्राम रखना है, मूवी रखनी है, कुछ भी रखना है, तो वहाँ रैम में थोड़ी रखो, रैम तो वैसे ही वॉलेटाइल रख ही नहीं सकते आप। और कैशे में रखोगे तो कितना रख लोगे आप, MB में आती है वो, है? और वो भी 4-5 हजार रुपए की होती है, अब क्या रखोगे आप, MB में तो फोटो भी नहीं आते आजकल, है। तो हर चीज अपनी अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से बनाएगी। अब इनका एक कंपैरिजन चार्ट आप बना लीजिए कि किस मेमोरी की स्पीड वेरिएशंस क्या है इन तीनों चारों को मिला के। तो कंपैरिजन चार्ट जब हम बनाते हैं मेमोरीज का, कंपैरिजन चार्ट, एक तो है स्पीड के बेसिस पर, एक है कॉस्ट के बेसिस पर, और एक है स्टोरेज के बेसिस पर। स्पीड को ही एक्सिस टाइम भी बोलते हैं ना कई टेक्निकल वर्ड में, एक ही बात है। पूरा ही गायब होगी सर। अब यहाँ क्या कर लीजिए आप, सेकेंडरी मेमोरी ले लीजिए, यहाँ रैम हो गया आपका, यहाँ कैशे मेमोरी हो गई आपकी, और यहाँ रजिस्टर्स हो गया। यहाँ कैशे L1 L2 में जनरलाइज कैशे कर दिया है इसमें। स्पीड सबकी ज्यादा किसकी होगी, रजिस्टर्स की होगी। तो आपने फर्स्ट नंबर पे इस पे रख दिया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रजिस्टर ग्रेटर देन कैशे, कैशे ग्रेटर देन रैम, रैम ग्रेटर देन ऐसे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी सबसे ज्यादा, रजिस्टर्स की है,
फिर कैशे मेमोरी है टू, टू मतलब सेकंड नंबर पे है, इसके बाद ये थर्ड है, ये फोर्थ है। स्टोरेज किसका ज्यादा होगा? सेकेंडरी मेमोरी का होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। अब कैसा भी क्वेश्चन बन के आ जाए उस हिसाब से आप सेट कर देना आपने। इंक भरवा लेना है इसमें भी थोड़ा सा, है ना। लोकेशन बेस भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, कौन सी प्रोसेसर के इनसाइड में है, कौन सी प्रोसेसर के बाहर है। उस हिसाब से भी कंपैरिजन होता है। मतलब चार पांच फैक्टर हैं जो कंपैरिजन में काम में आते हैं। स्पीड है, कॉस्ट है, स्टोरेज है, ये कॉमन फैक्टर है। इसी को एक्सिस टाइम बोलते हैं, है ना, एक्सिस वाला स्पीड को। अब ये है कि ये काम कैसे कर रही है और किस तरीके से इसको प्रोसेस में लेकर आया जाता है। अगर हम किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं तो क्या होता है? ये आपका सीपीयू है, ये आपका कैश है, ये आपकी मेन मेमोरी है, और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी है, ये आपकी क्या है? कैश मेमोरी। ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है? सबसे पहले डेटा को देखता है रजिस्टर्स में, कि रजिस्टर से मिल जाता है तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, रजिस्टर से लीजिए, उसकी प्रोसेसिंग कीजिए। रजिस्टर में नहीं मिलता है तो वो किस पे जाता है? कैश मेमोरी के अंदर। अगर कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हिट कंडीशन। हिट, हिट मतलब आपको मिल चुका है डेटा। और नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं मिस कंडीशन। ठीक है। मिस कंडीशन होने पर वो किसके पास जा रहा है? रैम के पास जा रहा है कि सर आपके पास है क्या डेटा, ये वाला पर्टिकुलर डेटा। ठीक है। रैम के अंदर भी अगर मिल जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हिट कंडीशन बोलते हैं। नहीं मिलता है तो मिस कंडीशन बोलते हैं। तो यहां मिल जाता है हिट, तब तो ठीक है, नहीं तो मिस होने पर ये जाता है सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी से क्या करता है? डेटा को लोड करा के रैम पे लेकर आता है। अब सारा डेटा नहीं होता है ना। ये वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा आ कैसे रहा है, मैनेज कैसे हो रहा है, करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया जाता है बेसिकली। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे कहलाता है? वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। क्योंकि सारा डेटा एक साथ नहीं आ सकता आपका। मूवी है आपकी, मान लीजिए 8 GB की बहुत बड़ी मूवी है, हाई डेफिनेशन मूवी है, और इसकी तो कैपेसिटी 2 GB की है रैम की, तो पूरा डेटा कैसे आ जाएगा? और 2 GB के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड हुआ है ना। मान लीजिए 1 GB की खाली, और आपने हो सकता है 4-5 प्रोग्राम चला रखे हो, तो दो दो ओपन ही नहीं है, इतनी तो कैपेसिटी नहीं है, तो सारा डेटा तो नहीं आ सकता। फिर डेटा आएगा कैसे? वो पेज बाय पेजेस आता है। ठीक है। मान लीजिए 2 GB है तो 2 GB तक जैसे मूवी देख रहे हैं आप, समझाने के लिए, हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम के सीनियर इंस्ट्रक्टर ले, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नहीं है कॉन्सेप्ट आपका, वहां भी नहीं दे रखा है। ठीक है। सीनियर इंस्ट्रक्टर में दे रखा है, लेकिन 2 मिनट समझ लीजिए। ये मान लीजिए 2 GB का आपका डेटा है, तो ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मैनेजमेंट में पेजेस बाय पेजेस इंफॉर्मेशन लेगा, ब्लॉक टू बाय ब्लॉक, इसमें पेज होते हैं, इसमें ब्लॉक होते हैं। तो पेजेस में क्या हो गया? इंफॉर्मेशन को ले लिया इन्होंने, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को अरेंज कर लिया है। तो 2 GB तक का डेटा तो लेकर आ गया। अब आपने कभी देखा होगा, कोई भी चीज देखते हो उसके अंदर तो बफरिंग करता है कई बार। बफरिंग का मतलब यह है कि जो डेटा है वो लोड होकर आपकी रैम के अंदर आ रहा है ना। तो आपने तो कर लिया इसको। अब करने के बाद क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कौन सा डेटा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मूवी स्टार्ट हुई 1 से 5 मिनट तक, तो वो देखेगा कि यार अब मूवी आगे बढ़ रही है, तो पुराना डेटा तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये जो डेटा है ना, ये वापस हार्ड डिस्क में पहुंचता रहता है, ये जगह खाली करता रहता है, जो नया डेटा है वो इसकी जगह रिप्लेस करता रहता है। तो उसको बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, एल्गोरिदम के थ्रू होते हैं सारे काम। तो वहां पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम काम में आती हैं। तो इस तरीके से पूरा डेटा का मैनेजमेंट होता है। इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट है। आना तो डेटा को रैम में पड़ेगा ही पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी के साथ तो कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन है नहीं आपका। अब क्या होता है कि सर कैशे मेमोरी में भी तो जाता है डेटा, हाँ कैशे मेमोरी में डेटा जा रहा है, सेम चीज यहां हो रही है, या नाम बदल जाते हैं, ब्लॉक के फॉर्म में आता है, सब कुछ है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका? कैशे मैपिंग का। ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसको हम जनरली ऑपरेटिव कंप्यूटर ऑपरेशन आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है। यहां भी यही है कि सर इसकी साइज तो 2 GB है, 4 GB है, बट इसकी साइज तो मेगाबाइट में ही होती है, तो सारा डेटा तो इसमें भी नहीं आ सकता आपका, है ना। तो फिर कैसे कैसे डेटा को लेके आओगे? कौन कौन सी मैकेनिज्म है आपकी? फुली एसोसिएटिव कैशे मैपिंग है आपकी,
ठीक है, वन वे सेट एसोसिएटिव है, टू वे सेट एसोसिएटिव है, फोर वे सेट एसोसिएटिव है। तो ये सारा काम अपन कैशे मैपिंग में करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कैशे मैपिंग का रहेगा आपका डेटा का। ये सीओए का ही पार्ट होता है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन लिख के छोड़ दिया है, लेकिन अपने को पढ़ना है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके बहुत से एग्जाम्स में बने हैं। आपके बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, लेकिन करना है ये वाला। एक लेक्चर है भाई, क्या पता बन जाए आपके, क्योंकि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो है ही, हम इसको छोड़ तो सकते ही नहीं इसके अंदर। वर्चुअल को हम जनरली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है जाके। ठीक है, और ये जो है ये हमेशा सीओए के अंदर ही कंसिडर किया जाता है कैशे मैपिंग, यहाँ पर कहीं भी जाए। अब कैशे मैपिंग के बाद क्या, जब डेटा कर यहाँ आ जाता है कैशे में, तो फिर ये थ्रू रजिस्टर्स के उसको एक्सेस कर लिया जाता है। या अब इसको ऐसे समझिए आप, आपके पास पूरा बैग है, बैग में सारी किताबें रखी हुई हैं, सारी बुक्स वगैरह। ठीक है, तो बैग तो हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें से एक थैली निकाल लेते हो कि भाई दो बुक्स हैं, दो लेक्चर चलेंगे, तो उनकी बुक्स मैं इस थैली में रख लेती हूँ। तो वो क्या कहलाएगा, रैम। ठीक है, रैम में भी इसमें आपने ये किया कि जब आपकी क्लास लग रही है, इससे 2 मिनट है, जब क्लास आपकी लग रही है तो आपने क्या किया कि जो 3 बुक्स में से या 2 बुक में से एक बुक बाहर निकाल ली आपने कि ये बुक मैं काम में लेने वाला हूँ। तो वो हो गया आपका कैश मेमोरी। अब उसमें से किस पेज की तरफ जाना है कि 5वें पेज से छठे पेज में, या इससे मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पे आप पहुंच गए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सीपीयू में रजिस्टर के थ्रू पहुंच जाती है। तो बात ये आ रही है कि जो बड़ा बैग है वो सेकेंडरी मेमोरी मान लीजिए, जो आपने पॉलिथीन में 3-4 बुक्स निकाली थी वो रैम मान लीजिए आप। ठीक है, उसमें से एक जो बुक्स काम में आ रही है वो कैश मेमोरी मान लीजिए, उस एक बुक में से कौन से पेज तक आपको पहुंचना है वो आपका सीपीयू रजिस्टर्स मान लीजिए, समझने के लिए है ना। बाकी ये काम इस तरीके से करती हैं। ये मिला के आपका पूरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। कल हम स्टार्ट करेंगे कैशे मैपिंग, वो भी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में ही है। कैशे मैपिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और उसके कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जो पुराने एग्जाम्स में से पूछे गए हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं चलता हूँ।